हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन एकेडमी। मेरा नाम है उदयवीर सिंह एंड इस चैनल पे हम बात करेंगे ब्लॉकचेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड टेक स्टैक्स के बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर इन 2024, और कह सकते हैं कि हाउ टू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर बाय 2025। तो इस अक्टूबर का महीना चल रहा है, ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर या फिर स्टार्टिंग ऑफ जनवरी हम लोग ब्लॉकचेन डेवलपर बन जाए। जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में एंटर हुए हैं, जिन्होंने अभी इस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है या सुना है, तो वो कैसे बाय द एंड ऑफ दिसंबर 3 महीने के अंदर अंदर एक ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हैं। तो चलिए इसी चीज़ के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह के लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितने लोगों से मैं मिला हूँ अभी तक या जिनसे इंटरेक्शन मेरी हुई है, मुझे लगता है कि 3 या 4 तरह के लोग ही हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। सबसे पहले वो लोग, और सबका बेसिक रीज़न वही है कि अच्छी कमाई करना। बेसिकली मोस्ट ऑफ द लोगों का यही है कि हमें अच्छी कमाई करनी है, और लोगों को ये पता लगता है कि ब्लॉकचेन डेवलपर जो है वो अच्छा पैसा कमाते हैं, तो वो इस चीज़ पर जंप कर जाते हैं। तो 3 से 4 तरह के लोग हैं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी आती है वो आते हैं हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स। अब ये वो लोग हैं जो कि अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या शायद पास आउट भी हो सकते हैं, कुछ कोई भी लोग हो सकते हैं जिनको अभी अभी इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगा, या इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता था बट कभी एक्सप्लोर नहीं किया। तो वो देख रहे हैं कि हाँ, हम कैसे एक डेवलपर बन सकते हैं, हम एक ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को कैसे सीख सकते हैं। तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देख रहे होंगे, और एंड तक देखिएगा। मैं एक अच्छा खासा रोड मैप आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हैं। इसमें हमारे हर तरह के स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, टेक, नॉन टेक सभी होते हैं। सीएस के भी होते हैं, ईसी वाले भी होते हैं, मैकेनिकल सिविल वाले सब पढ़ते हैं। तो कोई भी कर सकता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आपको बेसिक कोडिंग आनी चाहिए। मैं प्री रिक्विजिट्स भी बताऊंगा आपको। सेकेंड तरह के जो लोग आते हैं वो हैं हमारे एमबीए बैकग्राउंड के। यहाँ से हमारी नॉन टेक वाली कैटेगरी शुरू हो जाती है। दिस इज़ बेसिकली टेक्निकल इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे थोड़ा नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि एमबीए स्टूडेंट्स हो गए। अब एमबीए स्टूडेंट्स क्यों आते हैं वो भी मैं बताता हूँ। थोड़े कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो लोग भी पढ़ते हैं भाई, वो लोग भी ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ना चाहते हैं। एंड कुछ प्रोडक्ट मैनेजर्स या प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ठीक है, दीज आर द नॉन टेक रोल्स विद इन द कंपनी इटसेल्फ। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे इंडस्ट्रियल लीडर्स हैं। वो लोग जो हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हर एक किसी को नॉलेज है भी नहीं। तो ये लोग क्यों पढ़ते हैं? एमबीए वाले स्टूडेंट्स इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि क्रिप्टो जो है उसमें बहुत सारा पार्ट जो है वो फाइनेंस का आ जाता है। तो ब्लॉकचेन जो है वो एमबीए स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया जाता है। वो भी एक आपका कोर्स आ जाता है विद इन योर करिकुलम। जितना भी आपका एमबीए में 2 साल होते हैं, उसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें एक सब्जेक्ट आपका ब्लॉकचेन भी आ जाता है, ताकि आप थोड़ा बेसिक्स वगैरह सीख सकें इस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो लोग क्रिप्टो, एमबीए वाले जो है वो क्रिप्टो से इस टेक्नोलॉजी पे जंप करते हैं, क्योंकि उन्हें पता लगता है ब्लॉकचेन जो है वो असल में एक टेक्नोलॉजी है जो कि उनकी हेल्प करेगी। सिमिलरली कॉमर्स वाले भी सेम ही कैटेगरी में आ जाते हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स या प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं वो अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए आते हैं बेसिकली, क्योंकि वो किसी प्रोडक्ट पे अगर काम कर रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी अगर उनके प्रोडक्ट को एनहांस कर सकती है, तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और एंड तक देखें। आपको एक रोड मैप ज़रूर पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए ब्लॉकचेन पढ़ने से पहले पहले। तो आपको काफ़ी सारी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तीसरी कैटेगरी जो आती है वो है हमारे, बेसिकली मैंने पहले दोनों में सारे कवर कर दिए, बट स्टिल एक इसको मैं अलग कैटेगरी डिफाइन करता हूँ, जो कि अपने किसी फैमिली या फ्रेंड के कहने पे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। उन्हें, जैसे ये पहली 2 कैटेगरी वाले लोग हैं, वो लोग आए, उन्होंने देखा कि हाँ, उनको पता लगा कि हाँ, इस फील्ड में बहुत अच्छी ग्रोथ है, लोग ग्रो कर रहे हैं, उनको काफ़ी इंटरेस्ट आया, तो उन्होंने किसी को रेकमेंड किया कि हाँ जाओ तुम भी देखो एक बार, काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, पढ़ो एक बार, शायद तुम्हारे काम आ जाए। तो ये 2-3 तरह के लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो नेक्स्ट चीज़ पे जंप करते हैं अब कि हाउ कैन वी बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर।
अब इस फील्ड में हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ पहले। प्री रिक्विजिट्स क्या क्या होंगे। प्री रिक्विजिट्स में हमारा सबसे पहली चीज़, आपको फील्ड ही चूज़ करनी होगी। ब्लॉकचेन में बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं, आपको थोड़ा उसके बारे में पढ़िए कि क्या क्या फील्ड्स आती हैं। ब्लॉकचेन में कुछ टेक रोल्स आएंगे, कुछ नॉन टेक रोल्स आएंगे। मैं अभी आपको जो समझाऊंगा वो थोड़ा ब्लॉकचेन डेवलपर के पाथ से समझाऊंगा कि आप एक डेवलपर कैसे बन सकते हैं, ठीक है, एक टेक रोल में कैसे जा सकते हैं। बिकॉज आप अगर उस रोड मैप पे जाएंगे तो आपको नॉन टेक का भी आइडिया हो ही जाएगा कि कैसे ये टेक्नोलॉजी काम करती है और आपके नॉन टेक रोल में आपकी कैसे हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है तो आपके प्री रिक्विजिट्स क्या होने चाहिए कि आपको हल्की फुल्की वेब डेवलपमेंट आनी चाहिए। मतलब बिल्कुल नहीं, अब ऐसा है कि प्रोडक्ट मैनेजर्स या प्रोजेक्ट मैनेजर्स की भी ब्लॉग वेब डेवलपमेंट पूरी नहीं आती होती, बट हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए। कैसी नॉलेज, के फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, ठीक है, एपीआईज क्या होती हैं, ये सब चीज़ें। अगर आप नॉन टेक एमबीए वाले हो, कॉमर्स वाले हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये छोटी मोटी कोई वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे जो कि आपको बेसिक सिखा देगी वेब डेवलपमेंट में, कि वेब डेवलपमेंट में होता क्या क्या है। जब आप कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हो तो उसमें एक फ्रंट एंड होता है। जैसे ये हमारा, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, फ्रंट एंड है और हमारी जो पेन वेबसाइट होती है वो एक सर्वर पे होती है, तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन है ये थ्रू एपीआईज होती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो कि हमारी वेबसाइट बनाने में काम आती है, और डेटाबेस जो है वो हमारा यहाँ स्टोर होता है सर्वर पे, ठीक है। और ये हमारा फ्रंट एंड है, यहाँ पे हमारा यूआई है, यूज़र जो है हमारा इससे इंटरेक्ट करेगा। ये हमारा मोबाइल ऐप भी हो सकता है, ये हमारा वेब ऐप भी हो सकता है। तो ये ऐसी सी कुछ बेसिक नॉलेज जो है वो आपको होनी चाहिए। अगर आप टेक बैकग्राउंड से हैं तो मैं कहूँगा कि आपको बेसिक वेब डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ मर्न स्टैक कर लो तो अच्छी बात है, ठीक है। पूरा कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो अ, चलेगा, इतना बुरा भी नहीं है। मतलब मैं कहूँगा कि आप JS सीख लीजिए, जावास्क्रिप्ट सीख लीजिए, आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड बना लीजिए, और मे बी अगर आप PHP से बैक एंड भी बना लेते हैं तो ठीक है। एडवांस जा सकते हैं तो अच्छी बात है, Node.js में कर लीजिए, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपको पूरा वेब डेवलपमेंट आना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो ये आपके प्री रिक्विजिट्स में आ जाते हैं। एक बहुत मेजर प्री रिक्विजिट आपका इससे ही जो पहले ऊपर होना चाहिए था, वैसे बेसिकली अब बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको कोडिंग आनी चाहिए। तो अगर आप सॉरी तो अगर आप डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको कोडिंग तो आनी ही चाहिए। कोडिंग किस फॉर्म में आनी चाहिए, कोडिंग के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, ये तो वेब डेवलपमेंट मैंने बता दी ऊपर, बट आपको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अब ये लैंग्वेज कौन सी है, जावा है, C++ है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मतलब ये चीज़ें आपको एडवांटेज देंगी कि अगर आपको आती हैं, नहीं भी आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे जाके पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे आपको पता लगता रहेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। बट जैसे मैंने यहाँ बताया कि एक बेसिक नॉलेज ऑफ वेब डेवलपमेंट होनी चाहिए, कि आपको पता लगे, यही ना पता हो कि सर्वर क्या होता है और फिर मैं आपको बताऊँ कि डिसेंट्रलाइज सर्वर क्या होता है और आप ये पूछो कि सर्वर क्या होता है, दैट्स नॉट इनफ, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि वेब में आप कैसे काम करते हो। तो ये हमारा एक छोटा सा प्री रिक्विजिट रहेगा कि आप ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर लीजिए, कोई भी जिसमें आपने थोड़ी बहुत कोडिंग की हो, आपको लॉजिक पता हो, ठीक है, आपको पता हो कि ऊप्स के जितने भी कंसेप्ट है हमारे, एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ऐसे छोटे छोटे जितना आप, हाँ एक चीज़ और, DS से भी थोड़ा बहुत कर लेना, ठीक है, थोड़ा बहुत, बिल्कुल ऐसे एडवांस में मत चले जाना। आपको पता होना चाहिए कि कोड थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ कैसे करूँ मैं, कि किस में ज़्यादा स्टोरेज यूज़ होगी, किस में ज़्यादा मेमोरी यूज़ होगी, जिसमें ज़्यादा टाइम यूज़ होगा। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन से कोड में कैसे आप कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो बेसिकली। तो थोड़ा बहुत वो नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक सा प्रीरिक्विजिट्स आ जाता है।
तो आप कोई भी वीडियो पढ़ना शुरू करेंगे, कोई भी टेक कभी कभी भी पढ़ना शुरू करते हैं तो आप उसकी वर्किंग के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो आपको एक छोटा सा मैं हिंट दे देता हूँ, जैसे मैंने शुरुआत की थी तो आप भी वैसे ही कर सकते हैं। तो वर्किंग जानने के लिए मैंने क्या पढ़ा था, मैंने सबसे पहले पढ़ा था वर्किंग ऑफ बिटकॉइन। क्योंकि एक फैक्ट है कि ब्लॉकचेन जो टर्म है ना वो बिटकॉइन के बाद आई है, ठीक है। तो बिटकॉइन जो है वो 2008 में आ गया था, राइट। लोगों को पता लगा कि बिटकॉइन बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें ये फ़ायदे हैं, चलो उसके नुकसान भी है, वो बात हम नहीं डिस्कस करेंगे, उसके ये फ़ायदे हैं। तो लोगों ने डिस्कवर किया कि उसके जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है ना वो ज़्यादा यूज़फुल है। बिटकॉइन तो था ही यूज़फुल और उसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी भी बहुत यूज़फुल थी, तो वो जो है वो हमारी ब्लॉकचेन है। तो जब आप बिटकॉइन को पढ़ लेते हो एक बार तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि बिटकॉइन कैसे वर्क करता है, तो उसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ब्लॉकचेन कैसे वर्क करती है, ठीक है। फिर आप उसके एडवांस लेवल पे जंप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यही पढ़िए कि बिटकॉइन काम कैसे करता है। बिटकॉइन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको पढ़ने के लिए, इसके सब टॉपिक्स में आपको बता देता हूँ। आपको एक मेन चीज़ पढ़ने को मिलेगी, प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, ठीक है। POW, प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, तो जब बिटकॉइन के बारे में पढ़ेंगे आपको ये सब चीज़ें समझने को मिलेंगी। वो एक क्रिप्टो करेंसी है, उसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन है और उसी का एक पार्ट है प्रूफ ऑफ वर्क। तो प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। आप और भी छोटी मोटी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है, टर्म मिलेगी आपको एक नई, आपको ये टर्म समझनी है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक और चीज़ मिलेगी, बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस। ये टॉपिक बहुत लोग छोड़ देते हैं। बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, बाइजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम क्या होती है, ये सब चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। एक और चीज़ है इसमें, एक और छोटा सा पार्ट जो लोग मिस कर देते हैं वो है लॉन्गेस्ट चेन रूल। मैं काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ आपको, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है बट डिटेल में बताना ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल, इसके बारे में भी ज़रूर पढ़िएगा। हो सकता है मैं एक दो चीज़ें मिस कर जाऊँ बट स्टिल ये आपको पढ़नी ज़रूरी है। तो आप पढ़िए कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बिटकॉइन कैसे काम करता है, ठीक है। अ, इसी के कुछ और चीज़ें आप ये देख सकते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। मुझे जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट आया था ये सब चीज़ें पढ़ के कि हाउ मनी वर्क्स, हाउ बिटकॉइन इज़ अ न्यू इनोवेशन, तो उसके फ़ायदे क्या हैं और लोग उसे क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं। ये सब चीज़ें यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आपको मिल जाएंगी। तो आप पढ़िए कि बिटकॉइन कैसे काम करता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसको लोग क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं वो भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा वहाँ से, ठीक है। आपका थोड़ा इंटरेस्ट जागेगा। तो ये सब चीज़ें पढ़िए उसमें। ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैंने बताई, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब चीज़ें आप अलग से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बिटकॉइन के रिलेटेड चीज़ें पढ़िए बेसिकली। उसके बाद जब आप एक बार बिटकॉइन पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ब्लॉकचेन काम कैसे करती है, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि उसमें कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि ये है डिसेंट्रलाइज है, इसके अलावा एक आएगा ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। एक आपको पता लगेगा कि ट्रांजैक्शंस भी होती हैं कुछ कुछ, जैसे हमारे बैंक में ट्रांजैक्शंस होती हैं वैसे ही क्रिप्टो में भी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो वो होती क्या है, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। और ऑल्सो एक मेन चीज़, प्रूफ ऑफ वर्क जो है आपको पता लगेगा। प्रूफ ऑफ वर्क एक कंसेंसस एल्गोरिदम है। तो कंसेंसस एल्गोरिदम्स क्या क्या होते हैं, हम थोड़ा ये पढ़ सकते हैं कि किस किस तरह के कंसेंसस एल्गोरिदम्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अब आपने प्रूफ ऑफ वर्क जब पढ़ लिया होगा उसके बाद आपको, मेरा सजेशन तो वैसे यही रहेगा कि आप एक बार ना इथीरियम पे जंप कर जाइए कि इथीरियम कैसे वर्क करता है। उस पर आपका आएगा, उसमें आपको पता लगेगा कि एक होती है चीज़, प्रूफ ऑफ स्टेक पे मूव कर चुके हैं आप वो। अ, इसके अलावा भी बहुत सारे कंसेंसस एल्गोरिदम्स हमारे हैं। आप
चाहें तो सीधा कंसेंसस एल्गोरिदम्स पे जंप कर सकते हैं, आप चाहें तो इथीरियम पढ़ना शुरू कर सकते हैं कि इथीरियम क्या होता है। उसमें उसमें भी बड़े सारे कंसेप्ट आपको मिलेंगे। आपको जैसे पता लगेगा गैस क्या होती है, वो चीज़ आपको यहाँ भी पता लगेगी। ठीक है, कि गैस का कंसेप्ट क्या होता है, गैस का कंसेप्ट आपको यहाँ भी मिल जाएगा कि जैसे हम गाड़ी में गैस भरवाते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में गैस कहते हैं, हम पेट्रोल कहते हैं। तो जैसे हम वहाँ पे फ्यूल भरवाते हैं तो ये भी एक काइंड ऑफ फ्यूल की तरह ही होता है। ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो गैस एक कंसेप्ट होता है, उसका कंसेप्ट क्या है, क्या फ़ायदे हैं उसके, इथीरियम में कैसे यूज़ होता है, वो सब चीज़ें। इथीरियम में फिर आपकी कोडिंग वाला पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है, आप कोडिंग करनी शुरू कर देंगे इसमें। इसमें हमारी कोडिंग इतनी होती नहीं है, ये हमारा ऑलरेडी बिल्ट सिस्टम है। आप इसको स्टडी कीजिए, आप में इस कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है अभी। कोडिंग वाला पार्ट जो है वो आपका इथीरियम में शुरू होगा। तो आपकी यहाँ पे कोडिंग शुरू होगी, यहाँ पे आपका कोडिंग लैंग्वेज आ जाएगी, एक नई लैंग्वेज आएगी जिसका नाम है सॉलिडिटी। सॉलिडिटी में क्या है, सॉलिडिटी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे फोकस कर रहा था कि आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लीजिए कि जावा या सी प्लस प्लस जो भी है उसके बारे में आप पढ़िए। आपको पता लगेगा कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क कैसे करती है, उसमें कोड कैसे लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको पता लग जाएंगी यहाँ पे। तो यही रीज़न है क्योंकि जो सॉलिडिटी है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। ठीक है, उसका जो आपका कोडिंग स्टाइल है वो बहुत ही सिमिलर है टू सी प्लस प्लस। अगर आपने सी प्लस प्लस किया, आपको ये करने में बहुत आसानी होगी, आपको बड़ा आसान लगेगा कि हाँ ये तो स्ट्रक्चर थोड़ा सेम सेम सही है। ठीक है, तो आप सॉलिडिटी पढ़ना शुरू कीजिए। तो अब सीधा जंप करते हैं यहाँ पे कि सॉलिडिटी सीखिए। सॉलिडिटी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सॉलिडिटी में क्या है, उसका बेसिक सिंटेक्स। बेसिक सिंटेक्स कैसा कि फंक्शन कैसे बनते हैं, उसमें वेरिएबल्स कैसे डिफ़ाइन होते हैं, उसमें थोड़े बहुत कीवर्ड्स हैं वो कैसे यूज़ होते हैं, वो सब चीज़ें। ठीक है, और फिर आप उसमें उसकी एक आईडी है रिमिक्स, उसे यूज़ कीजिए। ऑनलाइन आईडी है रिमिक्स। ठीक है, रिमिक्स एक ऑनलाइन आईडी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। रिमिक्स पे जाइए, उसकी वेबसाइट पे जाइए, उस आईडी को यूज़ कीजिए। ठीक है, सिंटैक्स सीख लिया, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कोड बनाइए, उसको अपनी आईडी में डिप्लॉय कीजिए। ठीक है, आपको उससे पहले मेटामास्क वगैरह कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ चीज़ें, तो आप वो भी कर सकते हैं। वॉलेट की ज़रूरत होगी बेसिकली, तो आपको वो भी कंसेप्ट पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे ऊपर ही। जब आप बीटीसी के बारे में पढ़ रहे होंगे तो यहीं पे आपको एक कंसेप्ट मिलेगा जहाँ पे आपको पता लगेगा कि वॉलेट्स भी होते हैं यहाँ पे। वॉलेट में एक पूरी कैटेगरी आती है, प्राइवेट की होता है, पब्लिक की होता है, कैसे वर्क करते हैं, वो सब चीज़ें भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं। सॉलिडिटी पे आप जंप करिए, आप सॉलिडिटी के सिंटेक्स को समझिए, आप उसमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाइए, उसमें फिर आप अपनी आईडी में डिप्लॉय कीजिए। उसके बाद आप एक माइनर प्रोजेक्ट बनाइए। माइनर प्रोजेक्ट कैसे, जैसे कि लॉटरी, सबसे पहले लोग लॉटरी ही बनाते हैं। ठीक है, या इलेक्शन वाला। अब ये हमारा एक माइनर प्रोजेक्ट मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ फेमिलैरिटी होती है सॉलिडिटी की लैंग्वेज से, आपकी यहाँ ब्लॉकचेन शुरू नहीं हुई है। मैं बहुत लोगों को कहता हूँ, लोग सोचते हैं कि हाँ हमने सिंटेक्स सीख लिया तो हमें समझ आ गया कि कैसे हम पढ़ेंगे इसमें, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। नहीं, यहाँ से शुरुआत होती है। ये आपकी ABCD आप सीख रहे थे, अभी आपको सेंटेंस बनाना आना है, या वो पार्ट मेन अभी बाकी है। तो यहाँ से कहानी आपकी शुरू होती है। आपने ABCD सीख लिया, आपने वर्ड फॉर्मेशन सीख लिया, आपने सिंटेक्स जब सीखा, आपने वर्ड बनाने सीख लिया, अब आप सेंटेंस बनाना सीखोगे, बोलना सीखोगे बेसिकली। तो वो वाला पार्ट अब कवर होगा। जब आप एक माइनर प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो आपका वो माइनर चीज़ें कवर हो जाती हैं, छोटी छोटी। अब आता है मेजर चीज़ें कैसे कवर करेंगे हम। यहाँ से हमारे ERCs शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं इथीरियम रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। बहुत सारे ERCs हैं, उसमें से आप मेजर पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे कि ERC 20, ERC 721
और ERC1155। अब ये जस्ट एक नंबर है, ये मैं बता देता हूँ किसके लिए होता है। ये अगर आपको खुद की क्रिप्टो करेंसी बनानी है तो उसके लिए यूज़ होता है, और ये दोनों अगर आपको NFTs बनाने हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपका एक रोड मैप आ जाता है। यहाँ से आपकी शुरुआत होती है बेसिकली, यहाँ नीचे से, कि आपको क्रिप्टो करेंसी खुद की बनानी है तो कैसे बनाएंगे, NFTs खुद की बनानी है तो कैसे बनाएंगे। यहाँ से एक छोटी सी शुरुआत होती है कि आप खुद का कोड लिख सकते हैं, खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे आप आगे जाके प्रोजेक्ट्स बनाएंगे कुछ। अगर आप ERC20 रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें आपका स्टेकिंग का प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है, उसमें आप वेस्टिंग बनाएंगे, फिर आप इनके प्रोटोकॉल्स को पढ़ना शुरू कर देंगे। बेसिकली इनके खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं ब्लॉकचेन के, ये बिल्कुल डिफरेंट है, जोमेटो स्विगी जैसे नहीं है। दिखने में हो सकता है जोमेटो स्विगी जैसे हों, बट इनका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको थोड़ा आइडिया लेना है कि हाँ कैसे मैं समझूँ इन प्रोडक्ट्स के बारे में, तो सीधा यूज़ करना शुरू करिए। इनके टेस्ट नेट अवेलेबल होते हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि जैसे मैं बिटकॉइन का एग्जांपल ले लेता हूँ। बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन है, ठीक है, तो इसके अलावा इथीरियम भी एक ब्लॉकचेन है। ये दो अलग अलग ब्लॉकचेन्स हैं, इनके टेस्ट नेट होते हैं। जैसे इथीरियम के 3-4 टेस्ट नेट आपको मिल जाएंगे, तो टेस्ट नेटवर्क्स आपको यूज़ करने हैं। टेस्ट नेट का मतलब टेस्ट नेटवर्क्स। ठीक है, ये मेन नेटवर्क है जहाँ पे एक्चुअल इथीरियम कॉइन है आपको, जिसकी करीब $3000 इस वक्त कीमत है। आई डोंट नो एग्जैक्ट, मैंने अभी देखा नहीं है। तो इसमें रियल करेंसी होती है, इसमें फेक करेंसी होती है, ताकि आप टेस्टिंग वगैरह कर सको। ठीक है, जैसे एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम बनाते हैं, तो वैसे ये है, एक रेप्लिका है मेन एनवायरनमेंट की। तो आप ये टेस्ट नेटवर्क पे जाइए, आप यूज़ कीजिए प्रोडक्ट्स को इस टेस्ट नेटवर्क पे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, यूनिस्वैप जैसे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो आप इनको यूज़ कीजिए, आपको एक्सपीरियंस होगा कि कैसे काम करते हैं। अगर आपको मेन नेट वाली टेस्टिंग करनी है तो फंड्स लीजिए और खुद कर लीजिए, ले लीजिए एक बार पंगा। थोड़े बहुत पैसे लग जाएंगे अगर है इतनी अमीरी तो। हम तो, मैं रेकमेंड नहीं करता ये सब चीज़ें, बट आपकी मर्ज़ी है। तो आप नेटवर्क्स पे जाइए, टेस्ट कीजिए, आपको फील आएगी कि कैसे काम करते हैं ये प्रोडक्ट्स। आपको पता लगेगा कि एक यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, तभी आप बना पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि वर्किंग क्या है उसके अंदर की। तो ये कुछ छोटे प्रोडक्ट हैं। इसके बाद आपके जो मैं बता रहा हूँ नए प्रोटोकॉल्स हैं ERC20 के, उनको यूज़ करना शुरू कीजिए। एक एक करके उठाइए प्रोटोकॉल्स, फेमस उठाइए सीधा, कोई ज़रूरत नहीं है एकदम नए नए प्रोडक्ट्स को उठाने की। जो फेमस है उनको उठाइए, नए नहीं, फेमस वालों को लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो कुछ नया इनोवेटिव लेके आए होंगे, तभी लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। तो उन प्रोटोकॉल्स को यूज़ कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा यूनिस्वैप है, ठीक है, इसके 2 वर्जन है, 2 नहीं 3 हो चुके हैं वैसे तो। V2, V3, V4 भी आ गया अब तो। ठीक है, आप इसको यूज़ कीजिए। उसके बाद आप कंपाउंड पे चली जाइए। अब कंपाउंड है, ठीक है, उसके बाद 3-4 और हैं। ये आपके आवे है, जैसे ये 2-3 प्रोटोकॉल्स है जो आप पढ़िए। एक बार आपने ये सब चीज़ें कर ली ना, फिर आपको एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी हो चुकी है, आप एक इंटरव्यू के लिए तैयार हैं। आपने कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स भी बना लिए इनको। ये जो प्रोटोकॉल है इसको स्टडी नहीं करना है, इसको रेप्लिकेट भी करना है, तो आप वो भी कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉकचेन डेवलपर क्यों बने। ठीक है, ये तो हमारा अभी तक तो था, वो था रोड मैप। ठीक है, वर्किंग ऑफ बिटकॉइन, जिसमें हमारा कंसेंसस एल्गोरिदम और ये सारी टर्म्स आ जाती हैं बीच में, कुछ और छोटे टॉपिक्स आ जाते हैं। फिर हम इथीरियम पे जंप कर जाते हैं, उसकी एक लैंग्वेज आ जाती है। ठीक है, आप इथीरियम पे काम करना शुरू करेंगे। लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, आप उसका सिंटेक्स को कवर करेंगे। ठीक है, फिर आप छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, आप उसके आईडी से फेमिलराइज करेंगे अपने आप को। फिर जो है मेजर प्रोजेक्ट, मेन चीज़ पे आएंगे जहाँ से ब्लॉकचेन का एक्चुअली काम शुरू होता है, ERCs पे। तो ये 2-3 ERCs है, यहाँ से आप शुरुआत करेंगे। यहाँ तक आते आते आपको 2-3 महीने आराम से लग जाएंगे।
ठीक है। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ रहे हैं तो 2-3 महीने आपको यहाँ से लग जाएंगे। यहाँ पे आप जो हैं एक बेसिक ब्लॉकचेन डेवलपर बन चुके हैं कि आपको एक बेसिक नॉलेज हो चुकी है, आपको प्रोजेक्ट समझ आ जाएगा कि कैसे काम करता है। मेरा जो रीज़न था, मेरा थोड़ा एक्सीडेंटल रीज़न था कह लो, कि मैंने ऐसे तुक्के से ही सर्च किया। मैंने किसी से सुना था कि ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी होती है, और वही मैंने क्लास में बोल दिया कि हाँ मैं उसकी एक रिसर्च पेपर काइंड ऑफ बनाऊंगा कुछ। तो मैं उसके बारे में पढ़ना शुरू किया और फिर कोविड लग गया, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। तो हम लोग ब्लॉकचेन, मेरा जो इंटरेस्ट है वो इसलिए कि यहाँ पे ना मेरी दो इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट जो हैं वो मर्ज हो जाते हैं। एक तो चलो टेक का जो तो था ही वो, ठीक है। दूसरा आ जाता है कि इसमें ना फाइनेंस की नॉलेज बहुत है। तो इसकी ना एक कैटेगरी है अलग, कैटेगरी नहीं मैं सब कैटेगरी कह लो, सब कैटेगरी है जिसमें हम, जिसको हम कहते हैं डी फाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो मुझे ना फाइनेंस में बड़ा इंटरेस्ट आता था कि कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट, कैसे काम करता है ये सब चीज़ें, मनी कैसे काम करती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। तो डी फाई जो कैटेगरी है वो, उसकी फुल फॉर्म ये होती है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो उसमें फाइनेंस वाला पार्ट आ जाता है आपको। तो जब आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो आपको पता लगता है कि आपकी वो जो फाइनेंस वाली नॉलेज है ना वो भी कवर अप हो जाती है, ठीक है। आप उस कंसेप्ट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल फाइनेंस को ही हम धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फाइनेंस की बहुत अच्छी खासी नॉलेज जो है वो आपको वहाँ से हो जाती है। बस इन डेप्थ तो नहीं होगी ट्रेडिशनल फाइनेंस जैसी, बट ऊपर ऊपर से जितना आपको इंटरेस्टिंग लगे उतना आप समझ सकते हैं यहाँ से। दूसरा है कि अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की मैं बताता हूँ। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑफ कोर्स हैं इस फील्ड में, क्योंकि ये एक रिलेटिवली नई फील्ड है। मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट समथिंग न्यू। अभी ट्रेडिशनल जो वेब डेवलपमेंट होती है उसमें हम लोग काफ़ी कुछ रेप्लिकेट कर रहे हैं। कमर्स का, ई कमर्स का अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो सेम ही तरह का है, उसमें कुछ क्रिएटिव नया नहीं हो रहा है, ठीक है। काफ़ी सैचुरेट हो चुका है, काफ़ी इनोवेशन आ चुकी है, पर काफ़ी सैचुरेट भी हो चुका है, ऐसे मुझे लगता है। गलत भी हो सकता हूँ मैं, ऐसी कोई सही बात तो है नहीं, मेरा अपना ओपिनियन है ये। तो इसमें मुझे ऐसे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, एक नई टेक्नोलॉजी है, इसमें आप नई तरीके की चीज़ें बना सकते हो। मेरे पास खुद भी कई कई बार ऐसे होता है कि बैठे बैठे नया आइडिया आ जाता है जो कि काफ़ी इनोवेटिव होगा, और हो सकता है किसी ने अभी तक ना बनाया हो, ठीक है। ऑफकोर्स बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो वो एक अलग बात है, बट स्टिल इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप कुछ नया बना सकते हो। अगर आपको है कि आपको खुद का कुछ नया बनाना है या आपको कुछ इनोवेटिव ट्राई करना है, तो दिस इज़ अ गुड फील्ड, आप यहाँ आइए, आप ट्राई कीजिए। ये एक अलग दुनिया है, मैं ऐसा कहूँगा। जो ट्रेडिशनल वेब डेवलपमेंट वाली दुनिया है वहाँ से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसका थोड़ा यूज़र एक्सपीरियंस अलग होता है, ठीक है, काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। एट द एंड ऑफ द डे चाहे यूज़र को प्रोडक्ट थोड़ा सेम ही लगे, उसको कोई फ़र्क पड़ता लगे ना लगे, वो बात अलग है, बट हमारे लिए ये अलग है एकदम दुनिया। इसमें बहुत सारी इनोवेशंस आती रहती हैं, ठीक है, और प्योरली कम्युनिटी बेस्ड है, तो आपकी नेटवर्किंग भी बहुत होती है। आप अलग अलग प्रोटोकॉल्स की कम्युनिटी में जाते हैं, उनकी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो आप लोगों से मिलते हैं, क्या बना रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, किस तरह का से, किस तरीके से हम लोग नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, वो आपको पता लगता रहेगा। तो मुझे वो वाली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत नज़र आती हैं इसमें। तो इट्स इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, आपको नई नई चीज़ें लर्न करने को मिलती हैं वहाँ से। तो ये मेरे दो रीज़न्स हैं कि आपके भी यही दो रीज़न्स हो सकते हैं। ऑफ कोर्स इसके अलावा भी कुछ रीज़न्स हो सकते हैं आपके, जैसे सैलरी वाला पॉइंट ऑफ व्यू। इसका एक मैं सच बता देता हूँ, सैलरीज़ अच्छी हैं, बट सैलरीज़ हर फील्ड में उन लोगों की ही अच्छी हैं जो कि एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो आपको अगर अच्छी खासी नॉलेज होगी तो लोग पैसा देंगे। तो सेम अब इम्प्लाइज हेयर कि आपको अगर इसमें नॉलेज है अच्छी खासी तो ही लोग आपको पैसा देंगे। अगर आप अच्छा काम करते हैं, आपको अच्छी खासी नॉलेज है, तो ही आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, ठीक है। मेरे लिए यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट जो पार्ट था वो यही था कि ग्रोथ ग्रोथ यहाँ बहुत एक्सपोनेंशियल होती है, ठीक है। आप 3-4 साल के अंदर अंदर एक इंडस्ट्रियल लीडर बन सकते हैं। हो सकता है 2 या 3 साल में आपने इतनी नॉलेज गेन कर ली है कि आप एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत नई है रिलेटिवली, तो आप इंडस्ट्री लीडर बहुत जल्दी बन सकते हैं इसमें। ठीक है, कुछ क्रिएटिव कुछ नया आप ज़रूर ला सकते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि 18-19 साल के बच्चे जो हैं उन्होंने कोई चीज़ डेवलप की है जिसमें हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो उन्होंने लोगों ने आगे उसमें इन्वेस्ट किया है। ठीक है, उनकी TVL जो है टोटल वैल्यू जो है उसमें लॉग्ड वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो इसमें चीज़ें बना रहे हैं खुद से, तो मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स सैलरी जो है वो आपको अच्छी खासी मिल जाएगी इसमें, ठीक ठाक, कि आप सर्वाइव कर सकते हैं, वो हर जॉब में है। ठीक है, कोई ऐसे ये कोई अलग बिल्कुल नई चीज़ नहीं बताते हैं इसमें। इसमें ऐसा है कि डिमांड थोड़ी ज़्यादा है और लोग थोड़े कम हैं, जो कि अब तो कवर अप होने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, दिस इज़ द ओनली रीज़न लोग कहते हैं कि सैलरीज बहुत अच्छी हैं, बट सेम इम्प्लाइज विद अदर फील्ड्स एज वेल। किसी भी फील्ड में जाइए जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, सप्लाई ऑफ दोज पीपल जिनको नॉलेज हो। ठीक है, वैसे तो भर भर के लोग हैं हर फील्ड में, बट स्टिल आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए उस फील्ड के बारे में, जो कि आपको एक्सपीरियंस से ही मिलेगी। तो इस फील्ड में आइए, आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी, आप इंडस्ट्रियल लीडर बन सकेंगे। तो ये मेरे कुछ रीजंस हैं कि आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। रीज़न बीइंग वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है और इसमें हमने बेसिक ब्लॉकचेन डेवलपर बनने की रोड मैप जो है वो पूरा कर लिया है। इसके अलावा एक और वीडियो आएगी जिसमें हम बात करेंगे कि जो हमारे नॉन टेक लोग हैं, MBA वाले, कॉमर्स वाले, प्रोडक्ट मैनेजर्स या मार्केटिंग वाले भी जो हमारे हैं, उनके लिए क्या क्या करियर्स हैं। और भी बहुत सारे करियर्स हैं हमारे ब्लॉकचेन और वेब3 में, तो वो क्या क्या हैं, उसको हम कैसे परस्यू कर सकते हैं, उसके बारे में। और एक वीडियो कि हम एडवांस ब्लॉकचेन डेवलपर कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो में हमने बात की है कि बेसिक ब्लॉकचेन डेवलपर कैसे बने, बेसिक नॉलेज हम कैसे कवर करें, तो उसको एडवांस लेवल तक कैसे लेके जाएं, उसके बारे में भी एक वीडियो बनेगी। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने इंस्टाग्राम पेज और लिंक्डइन ID दोनों नीचे मेंशन कर दूंगा, आप प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।